अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ रहा है और आज हमने देखा कि पीटीआई की सीनियर रहनुमा और ह्यूमन राइट्स की साबका जो वजीर हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी, उनको उनके घर से बाहर गिरफ्तार किया गया। पंजाब एंटी करप्शन का जो डिपार्टमेंट है बज़ाहिर उनका नाम लिया गया और एक ऐसा केस, इतना पुराना केस, बिल्कुल मज़ा का खेज बात लगती है कि जब खुद शीरी मज़ारी शायद 5 या 6 साल की थी और कन्फ्यूजन उस वक्त पैदा हुई कि आखिर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया है। बज़ाहिर पंजाब, जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो जाहिर है कि पंजाब गवर्नमेंट का नाम आना चाहिए, लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद ही जब हमने देखा कि सख्त रद्द-ए-अमल आया, खुद इमरान खान साहब की तरफ से भी उन्होंने इवन की एहतजाज का भी ऐलान किया पूरे पाकिस्तान में आज, तो उसके बाद जो पंजाब के वज़ीर आला हैं हमजा शहबाज, उन्होंने उनकी जो गिरफ्तारी है, जो उनको फौरी रिहा करने का हुक्म दिया, जिससे एक बात का अंदाज़ा होता है कि शायद उनकी गिरफ्तारी के पीछे जो गवर्नमेंट है वो भी लाइल्म थी। तो शहबाज, इससे एक चीज़ तो बड़ा वाज़े अंदाज़ा होता है, कल भी हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि कन्फ्यूजन हर जगह पे मौजूद है और मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि शीरी मज़ारी साहिबा को जो अरेस्ट किया गया है, जो केस जिसका जिक्र किया गया है, इतना पुराना केस और एक मज़ा का खेज सी बात है और उस पर इस तरह से अरेस्ट करना, वो शायद कोई वजह नहीं है। असल वजह जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार से गए हैं, तरीके अदम एतमाद कामयाब उनके खिलाफ हुई है। अगर आप उनकी ट्विटर टाइमलाइन देखें, उनके बयानात देखें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये अचंभे की बात नहीं है कि क्या वजह थी उनकी गिरफ्तारी की। तो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, आई थिंक ऑन दिस इशू। चलें, अभी चूंकि हमारे पास इसके हवाले से कोई फर्म इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ हम अपनी हतमी राय इसके ऊपर कायम नहीं कर सकते, लेकिन इतना कहना ज़रूरी है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। जब तक पॉलिटिकल सीन के ऊपर क्लैरिटी नहीं होगी तो इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है, जो गेम्स और काउंटर गेम्स जिनका हमने कल भी जिक्र किया था कि मुलाकातें हो रही हैं, फैसले हो रहे हैं, सो मोटो नोटिस लिए जा रहे हैं और इस तरह के जो काम हो रहे हैं, उससे जो रियासत का निज़ाम है वो मुतासर हो रहा है। अगर किसी इदारे को, किसी सियासी जमात को, किसी हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो तो बात की बात है, इस वक्त रियासत का नुकसान हो रहा है। कल भी हमने की थी कि पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि अगर फौरी तौर पर मुश्किल फैसले नहीं किए गए तो फिर आगे जाके मामला नाज़रीन काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। और ये कन्फ्यूजन की जो सूरत हाल है इतनी बढ़ गई है कि अब जो हुकूमती वज़रा हैं वो खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि अगर फिर हम पे शक किया जाएगा और फैसले हमें करने में से रोका जाएगा तो फिर हम शायद इलेक्शन की तरफ चले जाएं। सुनते राना सनाउल्लाह साहब ने आज इस बारे में क्या कहा। अगर ऐसा होगा कि हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे, हमें मुख्तलिफ जो है वो तरीकों से जो है वो मजबूर किया जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस को जो है वो रोका जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो शक शुबे का इजहार किया जाएगा, तो फिर ऐसी जो सूरत हाल है उसमें फिर ये हो सकता है कि हम अपने इत्तेहादियों को इत्मीनान में लेके हम आवाम से रुजू करें। जी कामरान, वो तो कह रहे थे कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर हम इत्तेहादियों से बात करेंगे और बात करने के बाद फिर हम इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। आज आपको पता है कि मुलाकात भी हुई है आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की, तो मेरे ख्याल में इट इज ओपन सीक्रेट नाउ। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बड़ी क्लियर बात है कि ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है ये मुश्किल फैसले जरूर करना चाहती है, लेकिन उसके बदले वो ये चाहते हैं कि जो बकिया मांदा जो टर्म है वो पूरी करें। लेकिन जो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो बाकी पावरफुल क्वार्टर्स हैं, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, लगता है कि शायद वो इमरान खान साहब के दबाव में है, वो समझते हैं कि शायद अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, केयर टेकर सेटअप आ जाए। लेकिन उस केयर टेकर के सेटअप से पहले आपको पता है कि IMF के साथ मुज़ाकरात दोहा में जारी हैं, तो ये जो डील है वो शायद ये गवर्नमेंट करके जाए, जो सख्त फैसले हैं ये करके जाए, जो पेट्रोल और की मसनूआत पर जो हमने सब्सिडी दे रखी है वो विड्रॉ करके जाएं। लेकिन लगता नहीं है कि ये जो इत्तेहादी हैं कम अज़ कम ये कड़वी गोली लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मैंने प्रोग्राम से पहले आज कोशिश की कि दोहा से भी कुछ फीडबैक लिया जाए, क्योंकि 4 दिन हो गए मुज़ाकरात को और मेरी होप ये थी कुछ वहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी। फिर मैंने हुकूमती वज़रा से भी बात की कि आपके ख्याल में ये फैसले कब हो रहे हैं। कि पहले एक्सपेक्टेशन ये थी, तवक्को थी कि 15 मई को हुकूमत जो तेल की कीमतों में इजाफा कर दे, क्योंकि 18 मई से मुज़ाकरात दोहा में स्टार्ट होना थे। फिर ये बात हुई कि चलें अभी नहीं, मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना जब दोहा जाएंगे तो उसके बाद या उससे पहले
नॉट बाद, उससे पहले तेल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। बल्कि उन्होंने खुद ट्वीट भी किया था जब कि मतलब सून की बात की थी। हम नाज़िर को दो खबरें दे देते हैं यहाँ पे। एक खबर तो ये कि नाज़िर, जब हुकूमत ने कीमतें नहीं बढ़ाई थी तो वजारत खजाना ने हमारे ज़राए के मुताबिक IMF से रब्ता किया था कि क्या आप अब भी दोहा आना चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए। तो उसके ऊपर जब IMF ने यस कहा तो फिर मुज़ाकरा शुरू हुए। तो हुकूमत को इस पर शायद खदशा था कि चूंकि हमने कीमतें नहीं बढ़ाई तो शायद IMF जो है वो दोहा ना आए और मुज़ाकरात ना हो, लेकिन IMF मुज़ाकरात के लिए दोहा में आ गया। और आज एक थोड़ी सी तब्दीली हुई वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब के शेड्यूल में। उन्होंने कल रात जाना था दोहा और वो कल कराची जा चुके थे वज़ीर आज़म साहब के साथ और वहीं से उन्होंने दोहा की फ़्लाइट लेनी थी, लेकिन आज उनको लाहौर जाना पड़ गया अचानक। तो आज वो लाहौर में पाए गए। कामरान, इससे अंदाजा आप कर लीजिए कि उनको अभी तक जो एक सियासी उसको गो हेड मिलना है, उनको मुश्किल फैसले करने के लिए वो नहीं मिला। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। इसके साथ ही थोड़ी सी हम वहाँ की जो सूरत हाल है दोहा की वो नाज़रीन को बता देते हैं। एक तो ये कि अभी तक चीज़ें जो है वो कंक्लूजन की तरफ नहीं बढ़ रही, ऑल्दो इट इज़ अर्ली टू से कि कंक्लूजन हो जाना चाहिए, क्योंकि 25 मई तक के मुज़ाकरात हैं और मिफ्ताह इस्माइल जब जाएंगे तो तब पॉलिसी लेवल डायलॉग होगा। मंडे से उन्होंने वहां से टॉक्स को ज्वाइन करना और मंडे को ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही है, जिसमें तवक्को ये की जा रही है कि 1% से लेकर 1.5% या 2% तक भी शरह सूद में इजाफा हो सकता है। और इसके हवाले से सियासी दबाव है एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद के ऊपर कि आप इंटरेस्ट रेट में इजाफा ना करें। तो वो मंडे को एक सिग्नल आपको मिल जाएगा। अगर वो शरह सूद में इजाफा कर देते हैं, इसका मतलब है कि हुकूमत संजीदा और स्टेट बैंक अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, जो उसका काम है, जिसमें सियासी मुदाखलत की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पर हम बिल्कुल करें। दूसरा जो फिस्कल फ्रेमवर्क है जिसपे मेरा ये ख्याल है कम से कम की 4 दिन हो गए, टेक्निकल टॉक्स हो गई हैं, तो दोनों साइड्स किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगी। अगले साल का प्राइमरी बजट का खसारा कितना होगा, बजट का खसारा कितना होगा, रेवेन्यू हदफ जो है FPR की टैक्स कलेक्शन का हदफ वो कितना होगा और कितनी सब्सिडीज दी जाएंगी, इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पाया अभी तक। इसका मतलब ये नहीं है कि इत्तेफाक नहीं हो सकता। मिफ्ताह इस्माइल जब वहां जाएंगे, हुकूमत अगर कोई तेल की कीमत बढ़ाने का फैसला आज रात या कल करती है या नहीं करती तो उसके बाद क्लैरिटी आएगी। बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो पावर सब्सिडीज हैं, एक तो इस साल की जो 5 रुपए फी यूनिट साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक लैंड माइन लगा गए थे, एक वो मसला, और उससे बढ़कर मसला ये है कि अगले साल माली साल के लिए जो उसमें बिजली की कीमतों में इजाफा करना है वो कब और कितना करना है और उसके लिए कितनी सब्सिडी चाहिए, इसके ऊपर भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई। जो महसूलात हैं FBR के, पहले ये ख्याल था कि FBR कोई तकरीबन 6,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लेगा। अब इत्तलात ये आ रही है कि ये 6,000 मुश्किल है, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी भी जीरो है, बल्कि हम जेब से पैसे हुकूमत दे रही है। और जो 75 अरब रुपए का IMF को बताया गया है कि उसका इंपैक्ट है, जो वज़ीर आज़म साहब ने कुछ दरामदी अशिया की दरामद पे बैन लगाया है, तो 1.5 माह का इन्होंने कुछ 75 बिलियन इंपैक्ट बताया IMF, बल्कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज्यादा, इतना इंपैक्ट नहीं होगा। तो कोई 5,800 बिलियन के प्लस की बात हो रही है इस साल के रेवेन्यू की। तो अगर बेस कम है तो अगले साल का हदफ कितना होगा? IMF की तरफ से डिमांड है कि 7,255 अरब रुपए का होना चाहिए। हुकूमत ने वहां पर शुरुआत की थी कुछ 6,800 अरब रुपए से, कल कोई 6,950 अरब या 7,000 अरब के करीब बात हो रही है। ये भी इशू ओपन है। ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स, अगले साल कितना पैसा चाहिए पाकिस्तान को अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, उसके ऊपर कुछ बेहतरी है। मतलब बेहतरी आप इस हद तक कह सकते हैं कि IMF ने अभी तक उस पर एतराज नहीं किया, लेकिन IMF ने उसको अभी एक्सेप्ट भी नहीं किया। हुकूमत की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है IMF को, उसके मुताबिक कोई 28 अरब डॉलर के करीब इनके ख्याल में अगले साल जरूरत होगी डॉलर्स की। वो भी अभी चीज ओपन है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि 4 दिन की कार्रवाई के बाद बहुत सारी चीजें अभी ओपन है, और वो इसलिए ओपन है क्योंकि आपने तो अगले साल का पूरा एक प्लान दे दिया है। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में अगले लम्हे का नहीं पता, अगले दिन का नहीं पता कि ये गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी। और आई थिंक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ख्याल है कि अगर इस गवर्नमेंट ने रहना है, मुश्किल फैसले करने हैं, तो वो फिर ये जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे पहले फैसला करना होगा। अगर ये दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये वाला वक्त निकल गया तो फिर तो मुझे लगता है कि गेम हाथ से निकल जाएगी, फिर तो चीजें बहुत तेजी से जाएंगी। और मेरे ख्याल में लेकिन पाकिस्तान के ये मफाद में भी ठीक नहीं होगा। सियासी लीडरान क्या कह रहे हैं? ये तेल की कीमत बढ़ाने की हम बात तो कर रहे हैं, इस हवाले से आज जो मरीम नवाज की भी एक उनकी सोशल मीडिया से एक एड्रेस था नाज़िर, उसका भी जरा सुन लेते हैं कि हुकूमत वजह क्या दे रही है। कामरान तो कह रहे हैं कि ये मुश्किल सियासी फैसले हैं, लेकिन जो मरीम नवाज ने वजह दी वो कुछ और है, जरा सुनते हैं। नवाज शरीफ साहब डरते हैं कीमतें बढ़ाने से, शहबाज शरीफ साहब डरते हैं कीमतें बढ़ाने से। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि लोगों की माशी हालत पहले इतनी
इतनी कमजोर है कि अगर ऑयल, डीजल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो उनके घरों में फाके आ जाएंगे। हर समझ रखने वाला, अवाम का दर्द रखने वाला जो भी वजीर आजम होगा, उसको ये यहाँ पर तकलीफ होगी 1 रुपया भी कीमत बढ़ाने से पहले। वो तो कह रही हैं कामरान के जी हम इसलिए कीमतें नहीं बढ़ा रहे कि अवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जरा इस पे कि अगर इनको गो हेड मिल जाए एस्टेब्लिशमेंट से कि ठीक है आप मुश्किल फैसले करें और आप इक्तिदार में रहें अगस्त 2023 तक, तो फिर अवाम का किसी को ख्याल नहीं आएगा। ये तो लेकिन ब्रेक तो ले लेते हैं, लेकिन जो आप ये बात कह रहे हैं आई थिंक उसके अंदर जो ज़ाहिर है कि सियासी जमातें हैं तो वो अपनी प्ली तो ले लें। उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि मुश्किल फैसला हम ले लें, लोग गालियां हमें दें, उसके बाद आप कहें जी आप इलेक्शन कॉल कर लें और फिर हमें उसके नतीजे में क्या मिलेगा? बुनियादी वो ये कहते हैं कि वैलिड मुश्किल फैसले करते हैं, फिर उसका जो शौक है, वो जो सारा क्रिटिसिज्म है उसको हमें एब्जॉर्ब करने दें। जब हमें साल सवा साल मिलेगा एटलीस्ट दे फील कॉन्फिडेंट के उस वक्त तक चीजों को कुछ वो स्टेबलाइज कर लेंगे। लेकिन स्टेबिलिटी की चले मेरा था कि ब्रेक के बाद करते हैं, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद हम कर्जे की बात करेंगे। कितने कर्जे इमरान खान साहब की हुकूमत बढ़ा के गई है पाकिस्तान? कर्जों से पहले तो वो जो एक अच्छा हाँ वो भी जीडीपी का भी हमने डिस्कस करना है। एक जो डेवलपमेंट उसके अंदर है कि जो भी सियासी हालात थे, मुआशी हालात थे, तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट आई है पीटीआई के आखिरी साल की जो हुकूमत का था वो है 6%। तो नंबर तो बड़ा एक्सपेक्टेडली जो है अनएक्सपेक्टेडली हाई है। ये क्यों आई, कितना ही सस्टेनेबल है, इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करें। फिलहाल यहाँ पे आप एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो 6% की ग्रोथ आई है, क्या इसके ऊपर हुकूमत को जो साबका थी उसको और अवाम को उसको सेलिब्रेट करना चाहिए या ये भी कोई वजह है परेशानी की? स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में जो मुआशी मसाइल हम उनकी बात कर रहे हैं, तो दूसरा जो इस माली साल के जो टेंटेटिव जो आदाद शुमार आए हैं वो यकीनन हैरान कुन है, बावजूद इसके कि जितना जो पॉलिटिकल एक क्राइसिस रहा पिछली गवर्नमेंट यानी कि तरीके इंसाफ के ऊपर तनकीद भी होती रही कि उनकी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ का अभी तक जो फिगर आया है वो तकरीबन जो 6% रहने का इम्कान है। इसी तरह से जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की, यानी कि जो एवरेज सालाना इनकम है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी तरह से जो ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत का साइज है वो भी बड़ा है। और शहबाज ये जो आदाद शुमार है यकीनन जो तरीके इंसाफ है वो हक पे जानिब है कि वो उसको अपने हक में इस्तेमाल करे। और वो ये कहते हैं कि क्या इसकी वजह से निकाला गया था इमरान खान साहब को क्योंकि वो मुल्क को सही समत पर लेकर जा रहे थे, क्योंकि बज़ाहिर ये जो बड़े इंडिकेटर्स हैं ये तो यही बता रहे हैं कि मुल्क सही समत पर जा रहा था। क्या 2006 या 7 की बात है, पाकिस्तान की तारीख वन ऑफ द हाईएस्ट रिसेंट तारीख है। 60s में बहुत हाई ग्रोथ होती थी हमारी, उसमें कुछ 7% हमने ग्रोथ अचीव की थी। और गालिबन 2005 या 6 ऐसा माली साल था, पिछली 15-16 साल पुरानी बात है, कि जब करंट अकाउंट खसारा जो था वो नहीं था बल्कि हम सरप्लस में चले गए थे। अभी तो कोरोना की वजह से 1 साल में सरप्लस आया था ना, तो उस वक्त और बड़ी उस वक्त बगले बजाई जाती थी। शौकत अजीज साहब की हुकूमत थी और उसके जवाब में ये जो लोग आज हुकूमत में है या इवन के जो आज अपोजिशन में है, क्योंकि उस वक्त तो मिलिट्री के लोग थे, ये कहते हैं कंजम्पशन लेड ग्रोथ है। ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ है तो ये सस्टेनेबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट लेड ये ग्रोथ नहीं है। तो एग्जैक्टली वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। एग्जैक्टली जो तरीके इंसाफ, आपको ये भी तो पता है ना कि जब 2018 2017-18 में भी जो पीएमएलएन की ग्रोथ थी बाजार तो वो भी ठीक थी, लेकिन पीटीआई भी यही कहती थी कि ये कंजम्पशन मेरे ऊपर उसे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म ये आ रहा होता था पीएमएलएन की तरफ से जो हुकूमत में थे कि जी आपको नजर नहीं आ रहा ग्रोथ ऊपर जा रही है, इतनी खुशहाली है, ये हो गया, इतने महसूलात इकट्ठे हो गए। मैंने कहा आप लोग देखते हो 3 माह को, मैं देखता हूं साल और 2 साल को, तो जो एकदम आप लोग कर रहे हो ये क्राइसिस की तरफ चीजें लेके जा रही हैं, आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। तो हमने लिखना शुरू कर दिया था 2017 में कि आईएमएफ का एक और प्रोग्राम की तैयारी हो रही है। अच्छा, इसमें कामरान सूरत इस वक्त ये है कि जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें जो जीडीपी ग्रोथ का नंबर जो कमेटी ने अप्रूव किया है वो है 5.97% या तकरीबन 6%। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल बात हो चुकी है, 18 मई का ये अप्रूवल है। और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ज़राअत के शोबे में जो तरक्की है वो 4.4% हुई है, जो पिछले साल से तकरीबन 1% ज़्यादा है। सनतों के शोबे में नाज़िम तरक्की की शरह 7.2%, लेकिन
पिछले साल से थोड़ी सी कम। और तीसरा इसके अंदर जो खिदमात का शोबा होता है उसके अंदर जो ग्रोथ है 6.2% इस साल हुई है, जो प्रोविजनल एस्टीमेट, और पिछले साल थी 6%, तो मामूली सी ज़्यादा है। चूंकि इन सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ ज़्यादा है, तो पिछले साल का भी जो हुकूमत की जो पीटीआई की हुकूमत का इससे पिछला साल था उसमें जो जीडीपी ग्रोथ का प्रोविजनल नंबर था 5.6%, उसमें मामूली इजाफा हुआ है, वो 5.7% पे रिवाइज हुआ है। तो चूंकि पिछले साल का 5.7% पे रिवाइज हुआ तो ये तकरीबन 6% ग्रोथ बनती है। फसलों के अंदर बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते भी रहते हैं जी 5 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, लेकिन एक वीट गंदम में तकरीबन 3 या 3.5% कमी हुई है पिछले साल के मुकाबले में। तो ये सूरत हाल थी। लेकिन कामरान, इसमें जो असल बात है कि ग्रोथ आई कहां से? ग्रोथ आई है सारी इंपोर्ट से और कंजम्पशन से। अगेन वही चीज जो हम बात कर रहे थे 2005 और 2006 की। और जो कंजम्पशन और ग्रोथ, ये जो इंपोर्ट लेड ग्रोथ होती है कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कंजम्पशन हो रही है उसको फाइनेंस कर रहे हैं गैर मुल्की। कुछ पैसा तो हम इंपोर्ट्स हम खुद करते हैं, फिर आप कर्जे लेके भी इंपोर्ट्स कर रहे हो, तो जो हुकूमती बहुत सारी डिफेंस की चीजें इंपोर्ट हो रही होती हैं, और फिर कंजम्पशन भी आपकी होती है। तो उसकी वजह से ये इसलिए कहा जाता है कि आपको जब खुद कंट्री को ग्रो करना है और सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स हैं वो आपकी कौम की वो बढ़नी चाहिए। और ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई भी हुकूमत, चाहे वो पीटीआई। तीसरा फैक्टर ये होता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट लेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो ज़रा आपको करंट अकाउंट का सहारा भी नहीं पड़ेगा। सूरत हाल ये कि ठीक है 6% जीडीपी की ग्रोथ हो गई, इकोनॉमी का जो साइज है, चूंकि इन्फ्लेशन डबल डिजिट में थी और वो फिर इकोनॉमी का जो साइज है वो नॉमिनल में वो बढ़कर 64 ट्रिलियन रुपीस का हो गया, जो डॉलर टर्म्स में हमारी अब 387 अरब डॉलर की हमारी इकोनॉमी का साइज होगा दुनिया में। अब थोड़ा सा हमारा रुतबा देखने में तो बेहतर हो जाएगा। बोला बात है कि एक बेकारी की तौर पर हमारी हालत हुई है इस वक्त, और डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं। पर कैपिटल इनकम भी हमारी को 1818 डॉलर पे चली गई, उसमें भी कोई 9% ग्रोथ आ गई। तो ये सारी चीजें जैसे हम बात कर रहे थे ये कहां से आ रही थी? कंजम्पशन और इंपोर्ट से। और नाज़रीन, जो इन्वेस्टमेंट के और जो सेविंग्स के नंबर है वो कोई इतने अच्छे नहीं है। पीटीआई की हुकूमत ने अपने जो 4 साल थे तकरीबन इनके, चूंकि ये नंबर एनुलाइज किए गए, ऑल दो हुकूमत खत्म हो गई थी अप्रैल में, तो उसमें जो उनके इन्वेस्टमेंट के जो अहदाफ थे वो 4 साल में इन्होंने मिस किए हैं। वो नाकाम रही है पीटीआई की हुकूमत उसको हासिल करने में। जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की रेशो है इस साल हो रही है 15%, पिछले साल के मुकाबले में मामूली सी बेहतर है। पिछले साल इससे कोई 14.5% थी, लेकिन हदफ था हुकूमत का 16% का, वो हासिल नहीं हो सका। याद रखिए ये जो 15% भी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है, इसमें जो इनका एक मेथोडोलॉजी है वो कंसिस्टेंट होती है। जो बजटेड नंबर थे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के वो इस्तेमाल हुए हैं। एक्चुअल जो है पीएसपी उसके ऊपर को 40 से 45% कट लगेगा, तो ये नंबर 15% वाला भी नीचे चला जाएगा। पीएमएलएन की जब हुकूमत खत्म हुई थी तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो थी हमारी 15.5%, तो उससे के मुकाबले में भी ये अब पीटीआई के इख्तिदार के अख्ताम पे उससे कम हो गई है। जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है उसमें भी खास बेहतरी नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम है। तो जो सेविंग्स है, जो दूसरा एक एरिया होता है जहां से कामरान ग्रोथ को आपने फाइनेंस करना, क्योंकि आप जो कमाते हो उसमें कुछ सेव करोगे तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो सेविंग्स भी बहुत अबतर हालत है, और सेविंग जो रही है, सेविंग टू जीडीपी रेशो कोई 11.1% है। इससे पिछले साल को तकरीबन 14% थी, हदफ हुकूमत का कोई 16% के करीब था। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर ये ग्रोथ हो रही थी। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि आईएमएफ के दरवाजे पे ना जाए और सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए जिसमें आपकी इकोनॉमी को क्राइसिस का सामना ना करना पड़े, तो वो बगैर कोई इकदाम किए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, वो रेट बनता है 3.84%। 4% के ऊपर जैसे आप ग्रो करोगे, और ये तो 2 साल मुसलसल 5% ग्रोथ हुई है, पिछले साल 5.7, इस साल तकरीबन 6%, तो क्राइसिस हिट करना था। तो बॉटम लाइन इस सारी बात करने का आज मकसद ये है कि आप जितनी मर्जी सेलिब्रेट कर लें 6% इकोनॉमिक ग्रोथ को, इसकी रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के पास जो मौजूदा हालात हैं, अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होता तो जुलाई में हमारे पास इंपोर्ट्स करने के लिए पैसे नहीं होंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 41 अशिया की दरामद के ऊपर पाबंदी लगाई, तो हो सकता है फिर आपको चंद एक अशिया के अलावा तमाम चीजों की दरामद के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ जाए अगर इकोनॉमिक जो सिचुएशन है ठीक नहीं होती, सियासत में क्लैरिटी नहीं आती और कुछ गेम खेलना। और आजकल आपको पता है कि इमरान खान साहब तो खैर बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी कल जिक्र किया, बहुत ज्यादा मिसाल देते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जिसको बाकायदा तौर पर कोट एंड कोट हम उसे अपना शायद दुश्मन समझते हैं।
तो उनसे भी हम इस लिहाज से ज़रूर सबक सीख सकते हैं कि अर्ली 90s में आपको पता है कि वहाँ पे भी इसी तरह से करंट अकाउंट का प्रॉब्लम आया, क्राइसिस आया। शायद उनके पास $1 बिलियन बचे थे। मनमोहन सिंह साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, IMF के प्रोग्राम में गए, वहाँ से उन्होंने डीरेगुलेशन शुरू की, स्ट्रक्चरल प्रोग्राम का आगाज़ किया और उसके बाद से वो कभी IMF के प्रोग्राम में नहीं गए और उसके बाद से हमेशा जो उनकी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई उन्होंने इसके लिए कंपीट किया कि कौन बेहतर इस्लाहात लाएगा, लेकिन उस जो बेसिक पॉलिसी है उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। तो शायद पाकिस्तान के अंदर भी इसी किस्म की भी एक रियलिटी की जरूरत और इसी किस्म की इस्लाहात की जरूरत है, वरना ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान का हालत है उनकी, जो कि वो अपने जलसों में जिस तरह के पर्सनल अटैक्स करते हैं, जिस तरह के उन्होंने अवाम को एक बिल्कुल एक हिजानी कैफियत उन्होंने अवाम के अंदर पैदा की हुई है। कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं आ रही, चाहे किसी की उम्र 70 साल है, किसी की 65 साल है, उससे अच्छे तो वो मुझे यंगस्टर्स लगते हैं। लेकिन एक नई नस्ल भी हमारी पूरी की पूरी तबाह हो रही है कि जो कुछ वो टीवी पे देख रहे हैं। आपने इंडिया की बात की, करंट कौन खसारा, फिर आज इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 600 क्यों दिल जलाते हैं, $640 अरब। डरे उस वक्त से, क्योंकि अब कहते हैं वो आप कह रहे हैं कि $1.25 अरब का मुल्क है, तो अगर उनके 640 अरब है तो हमारे उस अगर आपको 50 अरब डॉलर ही होते तो क्या बात थी। अगर आपको कल जो हालत हो गई इतनी, यूक्रेन की में जो जंग हो रही है, आपको गंदम शायद यूक्रेन और रशिया से ना मिले तो फिर आपको शायद इंडिया से गंदम भी बरामद करनी पड़ जाए। और इससे बढ़कर अभी जो करंट कौन खसारे की बात हो रही थी, हमने बात की अगस्त 2021 में गवर्नर उस वक्त के जो थे वो मुबारकबाद दे रहे थे, जी कौम को मुबारक हो, बड़ा अच्छा करंट कौन खसारा होने जा रहा है। तो जो अभी रिवाइज जो प्रोविजनल नंबर्स आए हैं करंट कौन खसारे के, इनके ख्याल में 3.9% ऑफ द GDP आपका जो है करंट कौन का खसारा होगा, हदफ तक 0.7% का। तो ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर अब एक नई हुकूमत आके बैठी है। ये खुद एक ऐसी लैंडमाइन के ऊपर आके बैठ गई है जहां पे अब ये लैंडमाइन पता नहीं कब एक्सप्लोड करती है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कर्जों की भी बात किया करते थे, आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान, आज़ाद खारजा पॉलिसी का भी जिक्र किया करते थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नए आदाद-ओ-शुमार आए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कर्जों की क्या सूरत हाल है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जब इक़्तिदार में नहीं आए थे तो बहुत से वादे किए थे उन्होंने। एक वादा उन्होंने ये किया था कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जों का बोझ है उसको वो कम करेंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि कर्जों को जो पिछली हुकूमतों के मुकाबले में बिल्कुल कम करेंगे। लेकिन अब जब वो इक़्तिदार में नहीं रहे तो उनकी कारकर्दगी अगर आप देखें, 3-3.5 साल के जो आदाद-ओ-शुमार आए हैं, पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो बढ़कर ओवरऑल जो हैं वो 53,500 अरब रुपए हो गए हैं। और इसमें इजाफा जो तहरीके इंसाफ ने सिर्फ किया है वो 23,700 अरब रुपए का किया है। और ये हालात हैं। तो ऐसी सूरत में आप मुझे बताएं, जब आपका इन्हिसार इतना ज़्यादा कर्जों के ऊपर हो, तो ये जब हम आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, ये तो फिर एक नारा ही लगता है ना, क्योंकि जेब में जब आपके पैसे है नहीं, वो कहते हैं पंजाबी में कहावत है कि पल्ले नहीं धेला ते कर दी मेला मेला, तो हमारी वही मिसाल। वो खारजा पॉलिसी दूसरों का उधार का जहाज मांग कर नहीं चलाई जाती, ठीक है। खारजा पॉलिसी और जिनसे जहाज लिया जाए फिर उन्हीं के खिलाफ बात करें तो फिर भी नहीं चलती। हाँ। और फिर दूसरा है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी बिल्कुल नहीं चलती। जब कटोरा पकड़कर आप पहुंच जाते हैं चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारा, चाहे वो PMLN हो या फिर PTI हो। लेकिन कर्जों का चूंकि एक नाज़िर ये बड़ा मसला हो चुका है कि पाकिस्तान में कर्जों को भी एक सियासत की एक वजह बना लिया गया है। इमरान खान साहब का काफी इसमें किरदार है पिछले 10 साल में इस चीज को हाईलाइट करने में, उनके ख्याल में। और हम भी उस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जितना कर्जे बढ़ रहे थे ये पाकिस्तान के लिए सस्टेनेबल नहीं है। बट जब खुद इक्तदार में आए तो उन्होंने क्या किया, जैसा भी कामरान बता रहे थे, इन्होंने तो पूरा ओवरऑल नंबर दिया पाकिस्तान के कर्जों का, जिसमें हुकूमती कर्जे के अलावा प्राइवेट कर्जा भी शामिल होता है। तो पहले जो ओवरऑल पाकिस्तान का कर्जा है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों, वो नंबर है 53,544 अरब। और जैसा कामरान बता रहे थे कि 23,700 अरब रुपए का इजाफा हुआ है जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौर में। और जो हुकूमती कर्जा जो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जो हुकूमती कर्जा ये हो गया है 44,365 अरब रुपए। याद रहे कि जब इमरान खान साहब इक्तिदार में आए तो ये तकरीबन 25,000 अरब रुपया था। तो इमरान खान साहब के दौर में जो हुकूमत के कर्जों में इजाफा हुआ है 19,500 अरब रुपए का वफाकी हुकूमत के जिम्मे जो कर्जे हैं उसमें इजाफा हुआ। ये इतना बड़ा नंबर, इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में 1947 से लेकर 2008 तक जो टोटल कर्जा पाकिस्तान के जिम्मे था वो सिर्फ था 6,000 अरब रुपए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, वो इसमें इजाफा करती है
8,000 अरब रुपए। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आती है, वो इजाफा करती है 10,000 रुपए। तो ये इस तरह मिला के हो जाता था 25,000 रुपए। इमरान खान साहब जब इख्तिदार में आए तो उन्होंने ये कहा, और ये मैं कई दफा इस प्रोग्राम में भी बात कर चुका हूँ, खबरों में भी लिख चुका हूँ, कि जो ओवरऑल पाकिस्तान की जो कर्ज है उसको मैं कम करके 30,000 अरब से 20,000 अरब रुपया कर दूंगा, और प्रपोर्शनेटली जो हुकूमती कर्जा है जो 25,000 अरब रुपए था कामरान, वो कम होके हो जाना चाहिए था 15,000 अरब। अब हम क्या बात करें, 44,500 अरब रुपया तकरीबन। ये क्यों हुआ है, ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताना जरूरी है कि 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं इसके अंदर। एक बहुत कलीदी किरदार जो हुआ है ना, वो रुपए की कदर में कमी से हुआ है। तकरीबन 50% प्लस रुपए की कदर में कमी की साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। जब इनको इक़्तिदार मिला था कोई 121 रुपए 122 रुपए के करीब। आपने जिक्र किया तो असद उमर साहब 2 दिन पहले जब रुपए की कदर मजीद गिर रही थी तो उन्होंने एक फिगर दिया। उन्होंने कहा कि जब 1 रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में रुपया कम होता है तो पाकिस्तान के कर्जों में 130 अरब रुपए इजाफा होता है। तो मुझे हंसी भी बड़ी आई कि देखें चंद दिन पहले उनका क्या मौक़िफ़ होता था और आज देखें। चले मैं एग्जैक्ट नंबर दे देता हूँ। और जो रुपए की कदर में कमी होती है उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो ज्यादातर एक्सटर्नल के ऊपर आता है। एक्सटर्नल जो हमारा गैर मुल्की कर्जा था, जो टोटल कर्जा हम बता रहे हैं, उसके अंदर हुकूमत के जिम्मे जो 44,500 का था और फिर प्राइवेट भी मिला के, तो 15,000 अरब रुपया हो चुका है कर्जा एक्सटर्नल गैर मुल्की। और ये था तकरीबन 7,200 अरब रुपया आज से सिर्फ 3.5 साल पहले, और इसमें इजाफा हुआ 91%। ऑलमोस्ट ठीक है। और जो डोमेस्टिक डेट है उसमें उस तरीके से ग्रोथ में कम हुई है। उसके अंदर भी वो जो था डोमेस्टिक डेट हमारा आज से 3.5 साल पहले था 16,400 अरब रुपया और अब हो गया 28,000 अरब रुपया। इसके अंदर भी कुछ 71% की ग्रोथ हुई है। एक तो फैक्टर जो हमने बता दिया कि रुपए की कदर में बेतहाशा कमी, और दूसरा सेहरा जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जिसने शरह सूद को उठा के ले गए 13.25% के ऊपर, क्योंकि इस वक्त हमें हॉट फॉरेन मनी चाहिए थी, इसलिए हमने उसको 13.25% शरह सूद को कर दिया। उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि बावजूद इसके कि हुकूमत की महसूलात में इजाफा हुआ, जो PMLN के टाइम पे भी हुआ, PTI के टाइम पे भी हुआ, लेकिन दोनों हुकूमतें जो थी वो अपने अहदाफ से FBR के जो थे महसूलात के उससे पीछे रही। तो वो इजाफा अगर इधर से 200 अरब रुपए का आपका इजाफा होता है, तो अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट में 1% इजाफा कर दे तो 200 अरब रुपया आपका जीरो हो जाता है, आपको उतनी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा जो बजट खसारा था, सबसे बड़ी बात जो है, बजट खसारे के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत काबू नहीं पा सकी। बजट खसारे बढ़ने की वजह से आपको कर्जा लेना पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसके जितने महसूलात हैं वो आपके 2 बड़े जो खर्चे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के, दिफा और सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी। मैं प्रिंसिपल असल रकम वापस की बात नहीं कर रहा, उससे भी कोई 200-400 अरब रुपया कम है वफाकी हुकूमत की जो खालिस्तान आमदन है। उसके बाद जो काम भी पाकिस्तान में हो रहा है, जिसमें जो वज़ीर-ए-आज़म अपनी गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट पे जाते हैं, किसी जलसे पे खिताब करने जाते हैं, आप किसी मिनिस्टर या वज़ीर-ए-आज़म को मिलने जाते हैं, वो जो चाय का कप भी आपको पिलाया जाता है वो भी उधार लेके, जो इस मुल्क के अंदर तरक्याती काम है, जो डैम भी अगर बने हैं